Good morning, everybody. Today, I'm going to say something related to the facts related to tense. जैसा कि लास्ट क्लास में कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में एक पेपर मैंने वहाँ सॉल्व करवाया था। आज उसी कड़ी में कुछ आगे बढ़ते हुए और इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली बेस से आपका यानी फंडामेंटल से वो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में भी और बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन भी इक्वली आता है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स को हम एनालिसिस के तौर पर साथ साथ लेके चलेंगे। तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कई दिन से बहुत सारे वीडियो जो आपको मिल रहा होगा तो वो समझ में भी आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के रूप में आप सेंड कर सकते हो मैसेज, मैं उसको देखूँगा और उसको फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस डाउट का क्लियरेंस भी मिलता रहेगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। आपको टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के जो कंसेप्ट्स हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट और पास्ट से जो कुछ भी अभी तक फैक्ट्स दिया है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और इस चीज़ को एक बार आप देखेंगे। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन है आपका इस तरह से, आई कुड, और जो कुछ भी इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपका ये इस तरह से यानी कि ब्रैकेट के रूप में जो दिया गया है उसी में से आपको इम्प्रूव करके लिखना है। मान लीजिए कहीं है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग है तो अपने वो किस रूप में होगा, यानी वर्ब जो है वो अपने मूल रूप में होगा या आईएनजी फॉर्म में होगा या फिर मान लो V2 होगा या V3 होगा। कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम एंड टेंस के संदर्भ में आज जो है वर्ब का खास करके ज़्यादातर यूटिलाइज करने का आपको इसमें मौका मिलेगा। तो आपको इस संदर्भ में ये देखना है कि जो भी ब्रैकेट में है उससे जुड़ा हुआ कुछ इसके साथ यानी कि एरर्स के टर्म में दिया गया है और आपको इम्प्रूव करके बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जैसे आई कुड और यहाँ पर है आंसर ऑल द क्वेश्चंस बट आई हैडंट एनफ टाइम। इसका हिंदी मीनिंग भी जानिए, जैसे कि आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये कहना चाह रहा है इससे कि आई कुड आंसर नहीं, जैसे आई कुड यानी कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता था कहने का, यानी कि ये पास्ट का बता रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको हैड शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी से पहले आप सेंटेंस को समझेंगे और हैडंट है तो कहने का मतलब आई हैडंट एनफ टाइम, यानी मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। तो यहाँ कहने का मतलब आई कुड आंसर, तो आई कुड हैव आंसर्ड, यानी कि यहाँ पर हैव होगा और इस तरह से आपको कुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो बट आई हैडंट एनफ टाइम। तो यहाँ पर आपको आंसर के जगह पर हैव शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा, कुड हैव आंसर्ड हो जाएगा ये। क्लियर? ऑल द क्वेश्चंस बट आई हैडंट एनफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, जैसे कहता है कि द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एक नदी के बारे में, गंगा किसी व्यक्ति का अगर नाम होगा तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ रिवर की बात हो रही है और स्प्रिंग सबसे इसके यानी कि प्रादुर्भाव होता है जहाँ से निकलती है, तो उसके लिए दो वर्ड आप इक्वली यूज कर सकते हैं। पहला होता है जैसे स्प्रिंग और दूसरा होता है ओरिजिनेट्स, जिसका कि प्रादुर्भाव कहीं से होता है, जिसका ओरिजिन मूल बिंदु मूल पॉइंट हो तो उसके लिए ओरिजिन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो द गंगा, अब यहाँ पर स्प्रिंग है फ्रॉम द हिमालय, तो कहने का कि कोई एक नदी की बात हो रही है तो स्प्रिंग शब्द में आप जो है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंग्स प्रयोग होगा।
और खास करके ये टाइम एंड टेंस के उस कॉन्सेप्ट से है जिसमें मैंने बताया था कि यदि कोई परपेचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो कहने का अर्थ कि ये जो है ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों पहले से ये चली आ रही है और इस तरह से इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसीलिए इस केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और जब थर्ड पर्सन यानी कि एक का बोध हो रहा है यहाँ सिंगुलर सेंस का, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा। और ये मैंने पहले भी बताया था कि मेन वर्ब में एस या एस अगर लग जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन नाउन में अगर एस या एस लगता है तो वो प्लूरल फॉर्म में आपका माना जाएगा। तो कहने का अर्थ कि यहाँ द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। क्लियर। इसी तरह से थर्ड वन, तीसरे नंबर पर आते हैं, मिस्टर ठाकुर गो टू लंदन इन 1980। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से कहा जा रहा हो और उसमें पास्ट का बोध हो रहा हो, 1980 में ये इस तरह का अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग टर्म का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उस केस में आप जैसे कि ब्रैकेट में यहाँ गो शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पास्ट एक्सप्रेसिंग के टर्म में दिया गया है, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है, तो उस टर्म में हमेशा दिए गए सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ गो नहीं होके वेंट हो जाएगा। क्लियर। तो मिस्टर ठाकुर वेंट टू लंदन इन 1980। फोर्थ वन आता है जो कि पहले भी हमने चर्चा किया था इसका कि पास्ट टेंस के डिफरेंट जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत जैसे कि दो घटनाएं इस प्रकार से घटित होती हों जिसमें एक घटना पहले या बाद होती हो, तो उस केस में हमेशा जो पहले वाली घटना है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद वाली घटना है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, तो इस केस को कैसे बनाएंगे? तो द ट्रेन, अब यहाँ देखिए, जब पहली घटना है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो द ट्रेन स्टार्टेड के जगह पर यहाँ पर आपका हैड स्टार्टेड हो जाएगा। क्लियर। हैड स्टार्टेड बिफोर आई। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो जगह पर आपको एरर्स के टर्म में दिया गया है, रीच है, तो जब सेकेंड वन को बनाते हैं सिंपल पास्ट में तो आपका रीच नहीं होके क्या हो जाएगा? रीच्ड। तो इस केस में यहां पर इसके साथ ईडी का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यूनिक है और इस पर ध्यान देंगे। कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में और कॉमन एरर्स के रूप में भी दिया जाएगा, दोनों तरह से। जैसे कहते हैं इंडिया और ब्रैकेट में दिया है हैज वॉन द मैच। बहुत लोग इसको ये सोचेंगे कि इंडिया से एक देश का बोध हो रहा है और जब एक की बात हो रही है तो सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमको देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर इंडिया हैज यहाँ दिया है वॉन द मैच। इसको कहने से आप ये सोच रहे होंगे एक देश के चलते हैज दे देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब भी किसी देश से किसी भी राष्ट्र के द्वारा किसी टीम का भी बोध हो, यहाँ पर भारत मैच नहीं जीता है, भारत मैच जीत चुका है ऐसा नहीं, बल्कि भारत के अंतर्गत खेले जाने वाले टीम, यानी कि भारत में खेले जाने वाली एक टीम है क्रिकेट का या कोई भी स्पोर्ट्स का, वो जीती है। तो जब किसी देश के साथ साथ एक टीम का भी बोध हो तो उस केस में हम वर्ब, आपको ये याद रखना होगा कि इस सेंस में हम सिंगुलर नहीं देके प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट के टर्म में है, इसीलिए यहां पर हैज वॉन नहीं देके हैव वॉन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इस तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे 6 नंबर है 25% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहां पर देखिए 25% जनसंख्या जो है वो रह रही है नहीं, यानी कि अब मान लीजिए इस केस में दो तरह का सेंस आता है कि 25% जनसंख्या का 25% जो है वो आपको इस तरह से गरीबी रेखा के नीचे रहती है,
यानी कि ये जो आंकड़ा है ये कोई इस तरह का नहीं है कि अभी रह रही है, ऐसा बोध नहीं हो रहा है। यानी कि किसी भी एक्शन में आपको अगर ऐसा बात हो कि वो एक्शन एक तरह से परमानेंट के टर्म में या इस तरह से बोला जा रहा हो जिसको कि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो उस केस में इस तरह के सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। लेकिन कभी अगर इस तरह का आपको कंटिन्यूटी का बोध हो कि मान लीजिए इतनी % जनसंख्या या ये गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, तो उस केस में लिविंग के साथ आपका यानी कि एक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर 25% ऑफ पॉपुलेशन, अब यहाँ पर देखना है कि 25% जनसंख्या का 25%, तो ये हमारा पूर्ण टर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कोई भी जनसंख्या उसका 25%, तो यानी कि ये लिविंग ही नहीं होगा और लिव्स भी नहीं, लिव शब्द का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आपका कहता है एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहां पर एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, जैसे प्रत्येक व्यक्ति कहने से कितने व्यक्ति ये क्लियर नहीं है, यानी ये इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन है और इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन जब भी होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ये वाला आपका इस टर्म में सही है, लेकिन इसके साथ साथ मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब जब भी प्रयोग किया जाएगा तो उसके तुरंत बाद आने वाला जो एक्शन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी कि एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये एस नहीं होगा, अर्थात ओनली V1 टर्म। क्लियर? और यहां पर हिज का हम प्रयोग किए हैं जो कि यहां पर सही है, तो कहने का मतलब इस केस में आपका रिस्पेक्ट्स नहीं होके विदाउट एस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं, जैसे कि कहता है हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हिज फ्रेंड्स हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पर 2 तरह का आपको भरने के, जैसे कि सिंस और फॉर पर अलग लेक्चर एक है, सेपरेट लेक्चर, उसको आप जरूर देखेंगे। और हमने उसमें कहा था कि अगर कोई इस तरह से टाइम के संदर्भ में दिया जाए जिससे पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल या फिर मान लीजिए पूरे सप्ताह, है ना, यानी इस तरह का अगर बोध हो टाइम के संदर्भ में, तो उस केस में यहां पर सिंस फॉर दे करके आपको जज करने का प्रयास किया जाएगा, चेक करेगा। लेकिन आप यहां पर ध्यान देंगे जब भी ऑल डे, तो इस संदर्भ में यहां पर आपको सिंस और फॉर में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, हिज फ्रेंड्स हैज बीन, तो चूंकि हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, तो उसके यहां पर प्लूरल फॉर्म में है, तो यहां आप हैज बीन नहीं करके हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्लूरल के चलते। लेकिन यहां पर पूरे दिन की बात है, यानी पूरे दिन खेलता रहा, तो इस सेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ये डायरेक्ट आपका प्रयोग किया जाएगा विदाउट इसके। क्लियर? तो इस संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हिज फ्रेंड्स हैव बीन, यहां पर हैज की जगह हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे। क्लियर? जैसे कि पिछले में मैंने बताया था कि आपको काउंटेबल के टर्म में अगर रहेगा, यानी कि उसको हम काउंट कर सकें, तो उसके लिए आप पीरियड ऑफ टाइम के संदर्भ में फॉर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि एगो शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसके संदर्भ में आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 4 दिन पहले से वह यह काम कर रहा है, तो इस केस में सिंस का प्रयोग होगा। इसमें यह नहीं कि चूंकि दिन दिया है तो आप फॉर वहां लगा देंगे। क्लियर? तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस क्रॉस रोड्स गो टू द रेलवे स्टेशन एज बिफोर, यानी कि किसी को आप पहले से बोल रहे हो, पहले से आपको ज्ञात है और वो आपसे पूछ रहा है, तो कहने का मतलब आप क्रॉस रोड्स का मैंने तो चौराहा, कोई भी 4 जहां पर रास्ता इस तरह से मिलता है, और उस केस में आप जब बोलते हैं तो क्रॉस रोड से चौराहा का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पर 4 रास्ता एक चारों दिशाओं से आकर के मिलती है, तो वो हमारा पॉइंट जो है तो सिंगल कहलाएगा, और उस केस में वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा। तो यह जो चौराहा है यह रेलवे स्टेशन की तरफ, पहले की तरह यानी पूर्व की भांति यह रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। कहने का मतलब कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है,
ऐसा, तो उस केस में आप जो है इससे सिंगुलर का सेंस आपको प्राप्त होगा, और सिंगुलर का जब होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, यानी गो नहीं होके आपका यहां गोज होगा, अर्थात ईएस लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए इस केस में बहुत ही छोटा सेंटेंस है लेकिन जानना भी जरूरी है। जैसे कहते हैं ना वाटर, और इसमें दिया गया है बॉयल एट 100 डिग्री सी यानी सेंटीग्रेड। कहने का मतलब कि कोई भी वैसा परपेचुअल ट्रूथ की अगर बात की जाए जिसमें कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता हो, तो वैसे सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो वाटर बॉयल नहीं बल्कि वाटर बॉइल्स। और ऐसे भी आपको देखा जाए तो ये यूसीएन केस में आता अनकाउंटेबल नाउन केसेस, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहां इस केस में वाटर बॉइल्स आप कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब देखो जी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहां पर मूविंग के जगह पर आप रिवॉल्विंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर चूंकि मूविंग दिया गया है, अब देखिए ब्रैकेट में आपका दिया गया है इज मूविंग, अर्थात जब परपेचुअल ट्रूथ की घटना है जिसको हम खंडन नहीं कर सकते, जिसको गलत साबित नहीं कर सकते, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट V1/V5। तो यहां पर इज मूविंग नहीं होके डायरेक्ट, चूंकि थर्ड पर्सन यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, अर्थ से एक का सिंगुलर सेंस मिल रहा है, इसीलिए इस केस में ये परपेचुअल ट्रूथ का स्टेटमेंट है। और यहां पर इज मूविंग नहीं कहेंगे बल्कि मूव्स कहेंगे। तो द अर्थ इज मूविंग के जगह पर हो जाएगा मूव्स। क्लियर? अराउंड द सन। लास्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कहते हैं एवरीथिंग, और यहां पर ब्रैकेट में दिया है आपका हैव इट्स ऑन इंपोर्टेंस। प्रत्येक चीज का अपना महत्व होता है, और इस चीज में यह भी कहा है प्रत्येक चीज का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो ये कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन है, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यानी कि ऐसा कोई भी अगर वर्ड सेंटेंस के आगे में लग जाए तो उससे सिंगुलर आपका वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे प्रति चीज का, प्रति यानी कि आपको कहते हैं प्रत्येक चीज, है ना। तो इस केस में वस्तु का बोध होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, और यहां पर हैव शब्द का प्रयोग किया गया है जो इसके अनुसार सटीक नहीं है, यानी कि इस केस में आप हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। तो इस तरह से एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। क्लियर? कहने का मतलब प्रत्येक चीज का अपना एक महत्व होता है। जैसा कि पिछले कई क्लास से आपको टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स इस पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो बहुत सारे इस तरह के लेक्चर होंगे तो वो मिसलेनियस टाइप से होंगे, और कुछ डायरेक्ट आपका जो है इम्प्रूवमेंट के टर्म में, और खास करके सेंटेंस में एरर्स के टर्म में कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप बेसिक्स को पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही चीज आगे जाकर के स्टेटमेंट के तरफ आएगा, और यहाँ पर एक आपको इस तरह से ओब्लिक के माध्यम से 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आपको करेक्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक अगर कंप्लीट है तो आप आने वाले, चाहे वो किसी फॉर्म में क्यों नहीं हो, इम्प्रूवमेंट हो, फिलर्स के टर्म में हो या एरर्स के टर्म में हो, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूं कि ताकि आपको ये बोरिंग फील ना हो और आप उसको समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से फिर आगे जैसे कि सिंटैक्स पर हम रखेंगे, क्योंकि टाइम एंड टेंस और सिंटैक्स क्या होता है कि आपको करीब करीब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी मेन वर्ब इस तरह का प्रयोग किया जाता है, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, और टाइम एंड टेंस हमारा फुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो कहीं पर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब को पूछा जाएगा, तो जो हमारा बहुत सारा ऐसा होगा जो सिंटैक्स हमारा डिसाइड करेगा। तो ये इस तरह से इसको टाइम एंड टेंस और सिंटैक्स, ये दोनों को आप अभी से इस तरह से लेके चले ताकि आने वाले समय में चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं समझता हूँ आज इस 12th क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ कंसेप्ट हम देने का प्रयास हमने किया, और जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज का क्लास इसी तरह यहीं तक, नेक्स्ट क्लास के लिए आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।